Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, this is our economics turn and we had already started our first chapter, and that is the story of village Palampur. And in this chapter we have already discussed so many topics. In our previous classes we were discussing about the farming in Palampur village. We were discussing about that how the farmers are doing their farming and different and they use different type of methods to grow more and more crops. Okay, so in that way, in that line, we have discussed about two methods, and that was the multiple cropping and second was the modern farming method. With the help of these two methods, farmers can grow more crops on the same piece of land. Okay, so look, let's recall it first and then we will start today's topic. As you can see that today's topic will be modern farming method. So as we have discussed already that a few points I have told you already, but let's recall that topics which we have discussed in our last class, and that was the multiple cropping. So what is the multiple cropping? When we grow different type of crops, okay, on the basis of the weather, on the basis of the season, in one whole complete year, that is called the multiple cropping. कि सेम पीस ऑफ लैंड पे हम एक साल में ही अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं और अपने फील्ड को, अपने लैंड को कभी भी फ्री नहीं छोड़ते हैं. दैट इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट द सेकंड मेथड, दैट इज द modern farming method. Okay, that will be used to grow more crops. Okay, so today we will discuss that one. But before discussing this, there is one more thing which is important, that what was the traditional farming, है ना, कि इन दोनों मेथड जो है मल्टीपल फार्मिंग एंड दिस मॉडर्न फार्मिंग, इससे पहले जो फार्मर्स मेथड यूज करते थे, व्हाट इज दैट, वो क्या है या वो क्या था? तो दैट फार्मिंग मेथड वाज नोन एज ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशनल मेथड था. वो आप कह सकते हो पीढ़ी के साथ ही उनको मिलता चला जाता था, ट्रेडिशनली उनको मिलता चला आ रहा था और वो वही मेथड यूज करते चले आ रहे थे. तो वो मेथड क्या था? व्हाट वाज द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड? सो इन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड फार्मर्स वर यूज द ट्रेडिशनल सीड्स, है ना, कि एक हमारा क्रॉप हो गया, इस बार का हमारा क्रॉप्स हो गया, हमारे क्रॉप्स ग्रो हो गए, तो उसी में से हमने क्या किया, कुछ सीड्स रख लिए और उसी को हम नेक्स्ट टाइम शो करने के लिए, यानी कि उसको क्या करने के लिए, ग्रो कराने के लिए हम उसको रख सकते हैं, शोइंग करने के लिए. ओके, तो उसी सीड्स को वो रख लेते थे. ट्रेडिशनली उसी क्रॉप को एज अ सीड यूज़ करते थे और एज अ ग्रेन्स भी यूज़ करते थे. तो ट्रेडिशनली यूज़ करते चले आ रहे थे. तो इसमें कुछ प्रॉफिट भी था और कुछ लॉस भी था. इसका प्रॉफिट क्या था ट्रेडिशनल मैथड का प्रॉफिट ये था कि उनको ग्रो होने के लिए, उन सीड्स को ग्रो होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती थी, वो बहुत कम वाटर में ही ग्रो हो जाते थे. एंड मोस्टली उसके लिए केवल नेचुरल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती थी, लाइक काउ डंग एंड ह्यूमस एक्सेट्रा, जो फार्मर्स को बहुत ही ईजिली अपने घरों में ही प्रोवाइड हो जाता था. आप जैसे जानते हो दैट ऑल द फार्मर्स हैव कैटल्स, सारे फार्मर्स के पास कैटल्स होते हैं, या पहले होते भी थे, अभी भी होते हैं. तो इन कैटल के डंग से वो क्या करते थे, अपना नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाते थे और उसी को अपने फील्ड में थ्रो करते थे, आप कह सकते हो अपने फील्ड में फैला देते थे, जिससे उनका फील्ड जो था वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता था और इन सीड्स को उसी की ज़रूरत भी थी. सो दैट वाज द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड. उससे क्या होता था, जो हमारा फील्ड है वो काफ़ी फर्टाइल रहता था, हमारा जो वाटर है वो बहुत कम यूज़ होता था. लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी थी कि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत कम ग्रो होते थे, है ना. जो हमारा येल्ड वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज नोन एज येल्ड, कि जो येल्डिंग होती थी वो भी काफ़ी कम होती थी. तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए, है ना, अपने क्रॉप्स को, अपने येल्ड को इंक्रीज़ करने के लिए कि सेम पीस ऑफ लैंड पे हम ज़्यादा क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, दे स्टार्टेड टू यूज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड. फर्स्ट वाज मल्टीपल क्रॉपिंग विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, एंड द सेकंड विल बी द मॉडर्न फार्मिंग मैथड. सो लेट्स डिस्कस द मॉडर्न फार्मिंग मैथड. सो लुक, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक, द मॉडर्न फार्मिंग मैथड. पहले ये समझिए कि स्टार्ट कब हुआ, 1960 के मिडिल में. ओके, और इससे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था. 1960 के मिडिल के बाद आप कह सकते हो, आफ्टर मिडिल या इन द लास्ट, द मॉडर्न मेथड विल बी यूज्ड, कि मॉडर्न मेथड को स्टार्ट किया जाने लगा. सो लुक, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग. यानी कि 1960s के लास्ट में आप कह सकते हो, 1960 जो ईयर था उसके लास्ट में आप कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली अगस्त के बाद, ओके, कि मॉडर्न फार्मिंग का मेथड यूज़ किया जाने लगा, एंड दैट वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि अब क्या था, यहाँ पे क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाने लगा था, है ना.
तो इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया कि उसी पीस ऑफ लैंड से हम बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने लगे हैं। दैट वाज आल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। सो लुक, इसमें होता क्या था, हाई यील्डिंग वेराइटीज ओके ऑफ सीड्स वर यूज्ड। लुक, हाई यील्डिंग वेराइटी, इन सीड्स का नाम ही था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी मीन्स, हाई मीन्स बहुत ज़्यादा, यील्डिंग मीन्स आप जानते हो द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द पीस ऑफ लैंड। तो जब इसका नाम ही हाई यील्डिंग वेराइटी है तो जाहिर सी बात है इससे बहुत ज़्यादा यील्डिंग होगी। सो दिस टाइप ऑफ सीड्स वर यूज्ड which needs plenty of water, okay, and chemical fertilizers and pesticides. Look, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए हाई यील्डिंग सीड्स की ज़रूरत पड़ती थी, ओके, जो उनको कहाँ से, शॉप से प्रोवाइड किया जाता था। इस सीड्स को शो कर देते थे फार्मर्स, और इस सीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती थी। यू कैन से दैट दिस सीड्स नीड्स अ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग, कि ग्रो होने के लिए इन सीड्स को बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो आप जानते ही हो कि पालमपुर विलेज जो था वो काफ़ी डेवलप्ड विलेज था, आप एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से बहुत सारे घरों में ट्यूबवेल्स था अवेलेबल था, या गवर्नमेंट में ट्यूबवेल्स अवेलेबल करवा दिया था। तो वहाँ के फार्मर्स क्या करते थे, अपने अपने घरों में ट्यूबवेल्स लगा कर रखते थे, जिससे वो बहुत ही आसानी से जितना भी वाटर चाहिए होता था क्रॉप्स को उतना प्रोवाइड कर देते थे। लगभग सभी घरों में ट्रैक्टर्स भी था, जिससे वो अपने फील्ड की फ्लगिंग कर देते थे। फ्लगिंग मीन्स व्हाट, कि अपने ट्रैक्टर की हेल्प से अपने सॉइल को क्या करना, लूज़ कर देना। सॉइल लूज़ करने से क्या होता है, क्रॉप्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ओके, दैट इज़ नोन एज फ्लगिंग। तो वहाँ के फार्मर्स काफ़ी रिच थे एक तरीके से आप कह सकते हो, और वो बहुत आसानी से फ्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स और फिर दूसरे आप कह सकते हैं व्हीकल्स का यूज़ करते थे फॉर कटिंग द क्रॉप्स एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो वाटरिंग यानी एरिगेशन की भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। एंड आफ्टर दैट दिस टाइप ऑफ सीड्स वर यूज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि इन सीड्स को ग्रो होने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती थी, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती थी। फर्टिलाइजर्स यू आर ऑल्सो ऑलरेडी नोइंग। एंड व्हाट इज पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिसिन, आप कह सकते हो केमिकल विच इज़ यूज टू किल द पेस्ट्स। पेस्ट मीन्स द स्मॉल एनिमल्स विच कैन डिस्ट्रॉय अवर क्रॉप्स, है ना। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। सो लुक, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स थी, ये हमारे मॉडर्न मेथड में यूज़ की जाने लगी, जिसको बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, तो ये सब अगर आप उनको प्रोवाइड करा देंगे हाई यील्डिंग सीड्स को, तो इससे क्या होता था, हमारे एक ही सीड से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते थे, और उसमें एक ही आप कह सकते हो एक ही सीड से ज़्यादा हमें क्रॉप्स मिलते थे, ज़्यादा यील्डिंग होती थी। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल हमारी जो यील्डिंग है, जो पालमपुर विलेज के लोग थे उनकी यील्डिंग जो थी ओवरऑल बहुत इंक्रीज हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, yield were very high with this method. So as we have discussed already कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से जो यील्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। एंड लुक, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट, ओके, पालमपुर में सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था वीट के लिए। और देखिए वीट कैसे उनको ग्रो हुआ, ट्रेडिशनली मेथड से जब वो वीट ग्रो करते थे तो उन्हें 1300 kg ही केवल वीट मिलता था, ओके, विथ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। एंड बाय मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग दे ग्रो 32 kg ऑफ वीट ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब उसी लैंड से पहले उनको 1300 kg केवल वीट मिलता था एज अ क्रॉप, एज अ ग्रेन, और अब 3200 kg मिल रहा है। अब देख सकते हो ये डबल से भी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5। तो अब देख सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कितना ज़्यादा अमाउंट में हमारा यील्ड जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड किसी भी फार्मर की या किसी भी कंट्री की हेल्प करता है टू ग्रो द क्रॉप्स इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, ओके, विद द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इसको हम और भी क्या कर सकते हैं, दिस वॉज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट था। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, कि हम एक छोटे से फील्ड से ही ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। सो दिस वॉज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो हमें अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स डिस्कस करना है ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। बट वन मोर थिंग इज देयर, कि सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओके, द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फर्स्ट ट्राई दिस मेथड। कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने सबसे पहले इस मेथड को ट्राई किया था और उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द negative impact of green revolution. So this was all the positive impact as you have seen, and now we will discuss about the negative impact. For that just give me 2 minutes, wait a second.
Yes, the positive impact. Okay, the profit of green revolution we have discussed, and now we will discuss the losses, the negative impact of green revolution. So look, the negative impact of green revolution. So what was the negative impact of green revolution? Look, the modern farming method have observed the natural resources. This is the first point कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड थी, इससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स थे, ओके, इसको ओवर यूज किया जा रहा था. सॉरी, दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड, दिस इज ओवर यूज्ड. ओके, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका ओवर यूज किया जा रहा था. लोग पहले जिस फील्ड से हम 1 टन, सपोज करिए कि 1 टन क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, अब उसी फील्ड से हम उससे 2.5 टन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि उसके लिए किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए जो फर्टिलिटी चाहिए सॉइल की, वो अब क्या कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है सॉइल के फर्टिलिटी को, है ना. तो जब सॉइल की ज़्यादा फर्टिलिटी को यूज़ कर रहा है तो सॉइल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, है ना, वो बंजर हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वो अनफर्टाइल हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, सॉइल बेकार हो जाएगी. देखते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करता था, और वो क्या हैं. लुक, सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड with the loss of soil fertility, so as we have discussed, due to increased use of chemical fertilizers. Okay, soil में जब हम बहुत ज़्यादा chemical fertilizers का यूज़ करेंगे तो soil की जो fertility है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी डे बाई डे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी soil की fertility पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और उससे फिर क्रॉप्स ग्रो होना बंद हो जाएंगे. तो इससे क्या होता है, सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग में जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ से क्या होता है, हम किसी भी फील्ड की फर्टिलिटी कम होती है, फर्टिलिटी ख़त्म होती है. तो ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो ख़त्म होता रहता है. ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं. लुक, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल. सो एज यू नो दैट इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड देर इज़ सो मच वाटर इज़ नीडेड, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है हाई यील्डिंग क्रॉप्स को, हाई यील्डिंग सीड्स को ग्रो करने के लिए, या उसको आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. तो पहले देखिए क्या होता था, जब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड था तो बहुत कम वाटर में ही ग्रो हो जाता था. अब क्या होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए फार्मर्स ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे पहले केवल हम 100 गैलन्स वाटर यूज़ करते थे, एज एग्जाम्पल यू कैन से कि अब 100 वाटर गैलन्स यूज़ करते थे, 100 गैलन्स वाटर, अब वहाँ पे हम 1000 गैलन्स वाटर यूज़ कर रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, है ना. ट्यूबवेल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर को पंप कर लेते हैं और पूरा का पूरा अपने फील्ड को क्या कर लेते हैं, इरीगेट कर लेते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो वाटर लेवल है ना, हमारे ग्राउंड के अंदर जो वाटर लेवल है वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था. और ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो को बनने में बहुत टाइम लगता है. ओके, 100 ऑफ ईयर्स दे कैन टेक टू मेंटेन दिमसेल्फ. किसी भी सॉइल को फर्टाइल होने में भी बहुत टाइम लगता है, वाटर लेवल मेंटेन होने में बहुत टाइम लगता है. तो ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं ये क्या करते हैं, किस तरीके से हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे सॉइल को अनफर्टाइल कर रहे हैं, इसकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा हमारे वाटर टेबल को यानी वाटर लेवल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर आप कह सकते हो वेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. तो इस वजह से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो कहीं ना कहीं अच्छा है तो कहीं ना कहीं बुरा भी है, आप कह सकते हैं. सो दिस वॉज द बैड इम्पैक्ट ऑफ green revolution. So what you have to do, you have to make your fair copy with green revolution, what is green revolution, and the positive impact of green revolution, and also the negative impact of green revolution. I hope this is all clear to you, and in the next class we will discuss that how the land is divided in the people of Palampur village. I hope this is all clear to you. Thank you and Jai Hind. Take care of yourself, guys.